दाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज के लिए अफीम की फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्य, आलू की फसल में पिछेती झुलसा रोग का प्रकोप और उसका नियंत्रण, बकरियों में रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कब और कैसे कराएं। हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने अफीम की बुआई अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में की होगी, उनकी फसल अभी 70 से 75 दिन की अवस्था पर होगी और आगे चलकर फसल में अधिक फूल आए और उसमें अच्छे डोंडे बने, इसके लिए जरूरी है कि वर्तमान में फसल का प्रबंधन अच्छी तरह से किया जाए। तो इस समय अफीम की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना है, आइए जानते हैं ग्राम कंसेर, जिला रतलाम के प्रगतिशील किसान शिव नारायण चौधरी से। मेरे पीछे जो आप फसल देख रहे हैं ये लगभग 70 से 75 दिन की अवस्था वाली फसल है। इस फसल में वर्तमान में क्या प्रबंधन किए जाने चाहिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। 70 से 75 दिन की अवस्था के बाद यदि आप नाइट्रोजन देना चाहें तो आप इसमें अतिरिक्त नाइट्रोजन नहीं दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि पौधे में अतिरिक्त बाढ़वार होगी और अतिरिक्त बाढ़वार होने पे ज़्यादा पौधे वृद्धि कर जाएंगे और पौधे की हाइट बढ़ेगी, जिससे पौधे के गिरने की संभावनाएं रहती है। इस अवस्था के बाद आपको यदि सूक्ष्म तत्वों की कमी लगती है तो आप माइक्रोन स्पेशल करके मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति हो जाएगी। 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर मात्रा उसकी टंकी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई जानकारी के अभाव में या फिर लापरवाही वश फसल की अवस्था के अनुरूप प्रबंधन नहीं करते हैं, जिससे उनकी फसल का उचित वृद्धि व विकास नहीं हो पाता है तथा फसल कमजोर हो जाती है तथा उन्हें उत्पादन भी कम प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, ऐसा ना हो इसके लिए आपको फसल की अवस्था के अनुसार प्रबंधन कार्यों को करना होगा। इस अवस्था में आप विशेष करके ध्यान रखें कि यदि आपके पौधों में कली आपको दिखाई देती है तो कली की अवस्था में आप सिंचाई की कमी न करें, कैसे भी प्रबंधन करके पानी की भरपूर मात्रा कली की अवस्था में दें। फिर आप ये ध्यान रखें कि पुष्प की अवस्था में भी पानी का विशेष करके ध्यान रखना है और फल की अवस्था में पानी का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, यदि आपकी भारी मिट्टी है तो पानी आवश्यकता से ज़्यादा कदापि खेत में नहीं दें, क्योंकि पानी ज़्यादा देने से रोग ज़्यादा आने की संभावना रहती है। और विशेष करके आप जब आवश्यकता लगे आपको, इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, प्रयोग करके देख सकते हैं कि दोपहर के वक्त आप खेत में देखें, यदि पत्तियां आपको मुरझाती हुई दिखे तब आपको लगता है कि पौधे की पानी की आवश्यकता है, उस अवस्था में आप सिंचाई दें। आवश्यकता से ज़्यादा सिंचाई देना भी रोग या बीमारियों को आमंत्रित करने जैसा होता है। जिन किसान भाइयों की फसल अभी 45 से 55 दिन की है, उनकी दूसरी छनाई चल रही होगी, तो उन किसान भाइयों के लिए विशेष सलाह मैं देना चाहूँगा कि आप दूसरी छनाई जो करते हैं, या हम कह
सकते हैं कि अंतिम छनाई जब करते हैं तो पौधे की दूरी वो लगभग 6 से 8 इंच के करीब रखें, या फिर 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई का आप एक सांचा बना लें, और प्रति स्क्वायर मीटर यानी प्रति वर्ग मीटर पौधों की संख्या जो होती है वो 40 से ज़्यादा किसी भी हालत में किसान भाई नहीं रखें, क्योंकि ज़्यादा पौधों की संख्या होगी प्रति वर्ग मीटर में तो पौधों में प्रतिस्पर्धा होगी, खाद के लिए स्पर्धा होगी, पोषक तत्वों के लिए, पानी के लिए होगी, प्रकाश के लिए होगी, तो जिससे क्या होगा कि ज़्यादा संख्या होने से उनकी हाइट बढ़ेगी, और हाइट बढ़ेगी तो ज़्यादा हाइट बढ़ने से पौधे के तने कमज़ोर हो जाते हैं और वो फिर नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही उनमें डोड़ा आता है उस अवस्था में वो भारी हो जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। तो इस प्रकार आप पौध संख्या नियंत्रित ही रखें। अफीम की फसल में कुछ कीट व रोगों का भी प्रकोप होता है, जिनकी पहचान और नियंत्रण की सही जानकारी किसानों को नहीं होती है, जिसके चलते हमारे किसान भाई बाजार से कोई भी दवा खरीदकर फसल पर छिड़काव कर देते हैं, जिससे कीट व रोगों का प्रकोप कम होने की बजाय और बढ़ने लगता है। तो कैसे करें कीट व रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि जो अभी ठंड का मौसम चल रहा था, अचानक मौसम में बदलाव हुआ है, टेम्परेचर में अतिरिक्त वृद्धि हो गई है, जिससे आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि ऐसे मौसम में जहां तापमान बढ़ जाता है फफूंदजन्य रोग आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप लगातार 10 दिन के अंतराल से आप फफूंदनाशकों का इस्तेमाल करते रहें। इसके लिए आप बाविस्टिन का स्प्रे कर सकते हैं, या रिडोमिल गोल्ड करके रेडीमेड मिक्सचर मार्केट में मिलता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर मेटालिक्सिल या मेनकोजेब का मिश्रण आप घर पे ही तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपको लगता है कि वायरस या बैक्टीरिया जन्य रोग आने की संभावनाएं रहती है तो उसके लिए आप बच्चे से छोटे बच्चे को टीका लगाते हैं, ऐसा इसका वैक्सीनेशन भी आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का देके कर सकते हैं। उसकी मात्रा 2 ग्राम प्रति टंकी यानी 15 लीटर में उसकी मात्रा 2 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले गर्म पानी करके थोड़ी मात्रा उसकी उसमें घोलना है, फिर ज़्यादा मात्रा में उसका आवश्यकता अनुसार घोल बनाना है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि 2 ग्राम प्रति लीटर मात्रा लेनी है, तो मतलब एक पुड़िया जो होती है उसमें 6 ग्राम आता है, तो उसको कम पानी में घोल ले पहले, फिर आवश्यकता अनुसार आप उसका घोल तैयार करके खेत में स्प्रे कर सकते हैं। अफीम के रोगग्रस्त पौधे में आपको गुच्छे नुमा जैसे मिर्ची में माथा बन जाते हैं ऐसे पौधे यदि आपको दिखते हैं तो तत्काल उनको उखाड़ कर खेत से बाहर ले जाके गड्ढा खोद के उनको दबा देना चाहिए, क्योंकि वो वायरस से ग्रसित हो सकते हैं। या पत्तियों पे आपको उभरे हुए दाने दिखाई दे तो वो बैक्टीरिया से संक्रमित पौधा हो सकता है, तो उसको भी तत्काल खेत से उखाड़ के उसको बाहर ले जाके छोड़ देना चाहिए। इसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ही मौसम में गर्मी बढ़ी है, मच्छरों का प्रकोप अचानक बढ़ गया है, सरसों पे बैठे हुए मच्छर उड़ के आ रहे हैं और सीधे अफीम के पौधों के पत्तों की निचली सतह पर बैठ रहे हैं। तो इसके लिए आप कोई भी कीटनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटासिस्टाक है या फिर इमिडाक्लोप्रिड है, इसका इस्तेमाल करने से वो प्रकोप आपका मच्छरों का पौधों पर नहीं होगा और पौधे आपके स्वस्थ बने रहेंगे। इन विशेष बातों का यदि आप ध्यान रखें किसान भाई, तो निश्चित रूप से आप आर्थिक लाभ कमाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसी भी फसल का अच्छी तरह प्रबंधन करने के बावजूद मौसम में बदलाव होने की वजह से फसल पर कीट और रोगों का प्रकोप हो ही जाता है। ऐसे में अगर बात की जाए आलू की फसल की, तो इस समय प्रदेश में भारी ठंड है और ऐसे मौसम में आलू की फसल पर पछेती झुलसा रोग फैलने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो इस पछेती झुलसा रोग के लक्षण क्या हैं और उसका नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजय यादव से। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि आलू हमारी एक महत्वपूर्ण फसल है प्रदेश की, और इस समय हमारी आलू की फसल फील्ड पर खड़ी है। किसान भाइयों, आप इसमें देख रहे हैं कि मौसम को देखते हुए टेम्परेचर मेरा बहुत कम है, इसलिए इसमें देखा जा रहा है कि ब्लाइट, जिसे हम लोग झुलसा रोग कहते हैं, आ गया है। आलू की फसल में लगने वाले पछेती झुलसा रोग का प्रकोप खासकर ठंड के मौसम में जब वातावरण में नमी अधिक होती है तब यह रोग अधिक देखने को मिलता है।
परंतु हमारे कुछ किसान भाई इस रोग को समय से नहीं पहचान पाते हैं, जिसके कारण से उन्हें फसल से कम उपज की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, मैं बताऊं कि इस रोग में जो है होता क्या है कि जिस समय फसल आपकी खड़ी होती है, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो झुलसा रोग अपने आप यहाँ पर आ जाता है। जिसे हम लोग पछिती झुलसा बोलते हैं। पत्तियाँ जो हैं ब्राउन होने लगती हैं और इससे जो है हमारी लीफ खत्म होने लगती हैं, पत्तियाँ खत्म होने लगती हैं, जिससे हमारा उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, जब पत्तियाँ जलने लगते हैं तो आप समझिए कि नीचे का भोजन कम बनता है और हमारा जिसमें फल बनता है, नीचे जो आलू ट्यूबर बनता है, वो बिल्कुल छोटा रह जाता है, जिस प्रकार से उत्पादन काफी प्रभावित होता है। आलू की फसल में लगने वाले पछेती झुलसा रोग का समय से नियंत्रण न करने पर शीघ्र ही यह एक महामारी का रूप धारण कर लेता है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर हमारे किसान भाई समय से इस रोग का नियंत्रण कर लें। किसान भाइयों, इसके बचाव अभियंत्रण के लिए या बचाव नियंत्रण के लिए हम लोग जो कुछ करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। इस समय जो फसल हमारी मैदानों में खड़ी हुई है और इसमें आप प्रेजेंट टाइम में मौसम देखते हुए पूरा ब्लाइट आ गई है और इसको सही समय पर अभी इसमें कुछ दवाएं ऐसी आती हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम रोक सकते हैं कुछ हद तक। इसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम जो है फील्ड को देखते हैं और इसमें उन दवाओं का प्रयोग करते हैं जो इसमें फफूंदनाशक होती हैं, जिसको रोग खत्म करते हैं। और इसके लिए हम डायथेनम 45 या रेडोमिल इसमें 3 ग्राम 1 लीटर पानी में प्रयोग करते हैं। इसके साथ हम इसी में कोई फफूंदनाशक या इसके अलावा कोई इंसेक्टिसाइड हम मिलाते हैं, जिससे हम इसमें इमिडाक्लोप्रिड या फास्फामिडान इस दवा प्रयोग मिला के प्रयोग करते हैं। का रेशियो जो होता है 3 ग्राम प्रति लीटर और इमिडाक्लोप्रिड या फास्फामिडान, ये हमारा जो है 2 ml प्रति लीटर की दवा हिसाब से हम दवा का प्रयोग करते हैं। वैसे प्रति हेक्टेयर में 1000 लीटर का पानी का प्रयोग हो जाता है, लेकिन जिस प्रकार से आपकी फील्ड हो, जैसे आपकी बेल हो, हम उसी प्रकार से पानी का प्रयोग करते हैं। अधिकतर बेल चौड़ी होती है, छिछली होती है, तो उसमें जो है हम दवा का मात्रा ज़्यादा लगता है। इस प्रकार से ऐसे खेतों में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको लगभग 1000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। और इसको किसान भाई 10 दिन के अंतराल पर इसको पुनः दोहराया जा सकता है और दोहराने के बाद आप देखें कि कहीं रोग बढ़ा तो नहीं है। यदि रोग बढ़ा है तो फिर हम इसमें एक दवा चेंज कर सकते हैं। जो हमारी इंसेक्टिसाइड है वह दवा हम अपनी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हम एक दवा नहीं छिड़क सकते हैं। इसके बाद हम उसके अलावा कोई और इंसेक्टिसाइड उसके साथ हम मिलाते हैं, जिससे किसान भाई इस फसल को आसानी से हम अपने इस रोग से इन फसलों को बचा सकते हैं। हमारे राज्य के जिन किसानों ने अनार के नए बाग लगा रखे हैं, वो इन बागों से आगे चल करके अधिक फलों का उत्पादन तभी कर सकते हैं जब बाग का उचित तरीके से प्रबंधन किया जाए। तो इस समय अनार के नए बाग में कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाना है, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर ने संपर्क किया बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी से। में अनार का जो उत्पादन है वो मुख्यतः व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा है। किसान भाइयों, जो अनार है वो उपोष्ण जलवायु वाली जो अपनी जलवायु है उसका पौधा है। अनार को आजकल राजस्थान के लगभग हर जिले में इसकी खेती व्यावसायिक रूप से की जा रही है। अनार को लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में अपन उगा सकते हैं, जिसका पीएच मान लगभग 6 से लेकर 7 तक होता है, वो इसके लिए उपयुक्त पाई गई है। किसान भाइयों, इसको लगाने के लगभग 1 साल बाद में इसमें लगभग 10 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, 100 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास 1 साल के पौधे में अपन डालते हैं। अगली साल किसान भाइयों वही लगभग 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद, 200 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम एसएसपी और 500 ग्राम एमओपी अपन डालते हैं। किसान भाइयों, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है उसमें जो पोषक तत्वों की जो मांग है वो भी बढ़ती जाती है और उसी अनुपात में अपन उसको बढ़ाते रहते हैं। किसान भाइयों,
जो ये अनार है वो बहुत हार्डी प्लांट है, तो सिंचाई है इसमें वो मौसम एवं जलवायु के ऊपर निर्भर करती है। आजकल जो अनार में जो अपन बूंद बूंद सिंचाई से अपन इसमें पानी लगाते हैं और बूंद बूंद सिंचाई है वो अनार के लिए बहुत ही लाभदायक भी है। इसके अलावा अपन पानी की बचत के लिए इसमें अपन पलवार, जिसको अपन मल्चिंग के नाम से जानते हैं, वो पलवार बिछाने से जो वाटर की है वो काफ़ी सेविंग हो जाती है और इसमें लगभग अपन 8 से 10 दिन के अंतराल पे अपन पानी लगाते रहते हैं। किसान भाइयों, इसमें काट छांट का अनार में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अनार में जो नीचे ज़मीन के पास में बहुत सारी शाखाएँ निकलती रहती है, लेकिन अनार की जो अच्छी सेफ अच्छा आकार देने के लिए अपन 3 से 4 शाखाएँ छोड़ देते हैं, बाकी जो शाखाएँ हैं उनको अपन हटा देते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि अनार की एक शाखा भी रखी जाती है, जिसको अपन ट्रेनिंग और प्रूनिंग के नाम से जानते हैं कि एक शाखा ही रखते हैं, लेकिन एक शाखा के रखने से उसमें जो स्टेम बोरर की समस्या है वो ज्यादा आती है, इसलिए इसमें अपन 3 या 4 शाखाएं रखते हैं। किसान भाइयों, इसमें जो अनार में पुष्पन है वो साल में 3 बार होता है, एक फरवरी मार्च, एक जुलाई अगस्त और तीसरा है वो अक्टूबर नवंबर में। किसान भाइयों, पहला जो फरवरी मार्च में जो पुष्पन होता है उसको अपन अम्बे बहार बोलते हैं, जो कि फरवरी मार्च में होता है और उसमें जो फल हैं वो जुलाई अगस्त में पक जाते हैं। दूसरी जो जुलाई अगस्त में फूल आते हैं वो लगभग अक्टूबर नवंबर में फल पक जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में जो फूल आते हैं वो मार्च के आसपास वो फल पक जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, हमेशा यदि अपन तीनों फसल लेंगे तो पौधे की जो उपज और उसकी बढ़वार पे और जो फल की गुणवत्ता पे काफी फर्क पड़ता है। तो किसान भाइयों, हमेशा अपन अनार में जो मृग बहार आती है वो ही इसके लिए उपयुक्त पाई गई है। मृग बहार में जो फूल हैं वो जुलाई अगस्त में और जो फल है वो सर्दियों में पकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कीड़ों की समस्या नहीं आती, तो मृग बहार हमेशा सबसे ज्यादा उपयुक्त पाई गई है। किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि अनार में जो एक बहुत बड़ी समस्या आती है फल फटने की। तो किसान भाइयों, जो फल जो मुख्यतः पड़ता है वो एक बोरोन जो अपना न्यूट्रिएंट्स होता है, बोरोन की कमी के कारण फट जाता है। इसके अलावा भी कई सारे कारक हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है या सर्दी है या अपना जो पानी का जो इंटरवल है, जैसे जो ड्यूरेशन है वो 1 से 2 महीने हो गई या जो बारिश नहीं हुई, तो उसे फल फटने की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो किसान भाइयों, इसमें अपन स्प्रे है, टाइम टू टाइम अपन इसमें सिंचाई करके अपन फल फटने की समस्या को काफ़ी हद तक उसमें छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, अपन ये जो छोटी छोटी बातें हैं अनार में, उनको अपना के अपन अनार से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण बकरियों में कई प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में अगर आप बकरियों में टीकाकरण समय पर करवा लेते हैं तो इन रोगों से अपनी बकरियों को आप बचा सकते हैं। बकरियों में टीकाकरण कब और कैसे कराना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संत कुमार सिंह। तो वो टीकाकरण बकरियों में हम लोग का 4 टीकाकरण है। यदि 4 टीकाकरण हमारे किसान करते रहेंगे तो उससे उनको कोई परेशानी नहीं होगी। एक सबसे जो खतरनाक बीमारी है पूरे भारतवर्ष में, इसका प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है, पीपीआर कहते हैं। ये पीपीआर यदि हो जाएगी तो आपको 80 से 90% बकरियां मर जाएगी। और पीपीआर का लक्षण क्या है? इसमें बुखार बहुत तेज हो जाता है, नाक से नेटा गिरने लगता है, पखाना पतला निकलेगा और उसमें माने कि ये बहुत गंध रहेगा, थुथना पर घाव जैसा हो जाएगा। ये यदि लक्षण हो गया और यदि बीमारी हो गई तो आप दवा कीजिएगा तो मुश्किल से 20-25% बचा सकते हैं। तो इसलिए हम जो भी बकरी पालक हैं उनको चाहेंगे कि ये टीकाकरण अवश्य लगा दें। और ये पीपीआर का टीका पहले उपलब्धता में बहुत दिक्कत थी, अब बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध हो रही है। 100 डोज का टीका आता है। जब यदि वो टीका को खोल देंगे, एक बार खोल दिए तो 100 को खत्म करना है, यदि नहीं होता तो उसको फेंक दीजिए। और ये 1 ml चमड़े में लगाना है। और किसान भाई को खुशी की बात यह है कि एक बार ये टीका लगाएंगे तो 3 साल आपको दवा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि वो जो बकरियां फिर बच्चा देगी उसके बच्चे को देना है। और बहुत नॉमिनल खर्च, एक बकरी पर आपको 2.5 से 3 रुपया खर्च पड़ता है। और देखिए जाड़े का समय आ गया है, बल्कि
तो ये के होता है आपको ये फुट एंड माउथ डिजीज, इतना सालों भर होता है, लेकिन जाड़े में इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। और FMD का लक्षण ये है कि खुर में घाव हो जाता है, मुंह में घाव हो जाता है, इसको खुरपका मुंहपका भी कहते हैं। तो यदि हमारे किसान भाई अभी टीका नहीं लगाए हैं FMD का, तो उस टीका को लगा दें। फुट एंड माउथ डिजीज भी बाजारों में उपलब्ध है और ये टीका आपको हर एक 6 महीना पर लगा रहा है। फिर तीसरा है ये गोट पॉक्स। यदि पॉक्स होगा तो उसके कान में, पेट के रीजन में, नाक में सब रीजन हुआ रहेगा, बहुत सा घाव ऐसा हो जाएगा। गोट पॉक्स देख लीजिए कि आपके क्षेत्र में हो रहा है कि नहीं। यदि आपके क्षेत्र में होता है तो गोट पॉक्स का भी टीका उपलब्ध है बाजारों में, उसको दे दें। ये टीका को साल में 1 बार दिया जाता है। लेकिन यदि आपके क्षेत्र में गोट पॉक्स नहीं हो रहा है तो देने की जरूरत नहीं है। एक इंट्रोटॉक्सिमिया बीमारी होती है, इसको हम लोग कहते हैं कि साइलेंट किलर। वो आपको कोई सिम्टम पता ही नहीं लगेगा, पेट दर्द होगा, दर्द होकर मर जाएगा। तो इसको कहते हैं कि माने कि अचानक हुआ अपना मर गया, आपको पता नहीं लगेगा कि इसको टिम्पनी होगा, क्या हुआ, अपना मर जाएगा। और उसको भी 4-5 रुपये लगता है, साल में 1 बार लगाना है। उस टीका को भी 1 ml आपको चमड़े में साल में 1 बार लगा दीजिए। तो ये 4 टीकाकरण आप बकरियों को करते रहेंगे तो आपको बीमारी से पूरा भी मिलेगा। दूसरी बात है कि ये तो टीकाकरण हो गया। और बकरियों में ये जो परजीवी है, आंतरिक परजीवी बहुत काफ़ी होता है और इससे काफ़ी परेशान बकरियाँ रहती है। अब देखते हैं कि बकरियाँ बहुत मर जाती है, खांसते खांसते बहुत मर जाती है। परजीवी का क्या है कि परजीवी पेट में जाता है अपना, और वो ब्लड से उसका अंडा निकलते निकलते चल जाता है लंग्स में। अब बकरियाँ खांसते रहती है, जाड़े के दिन बहुत और खांसती है। तो परजीवी को बकरी में हमेशा टाइमली डिवॉर्मिंग करते रहना है। उस डिवॉर्मिंग के लिए क्या आपको करना है, हर एक 3-3 महीना पर आपको जरूर डिवॉर्मिंग का दवा दीजिए। और इसका डोज जो है 7 से 9 मिलीग्राम प्रति किलो वजन पर खाली पेट में दे दीजिए उसको। कल देना है तो आज उसको आधा पेट खिलाइए और देने के 4-5 घंटा के बाद उसको दाना दीजिए। और हर एक 3-3 महीना पर डिवॉर्मिंग देते रहिए। इसका टीकाकरण नहीं है, लेकिन समय समय पर डिवॉर्मिंग करते रहना है। तो डिवॉर्मिंग में एल्बेंडाजोल दे सकते हैं, दवा बदल के दे सकते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई ध्यान ये रखें कि यदि उनकी बकरियाँ गर्भवती है तो उसको एल्बेंडाजोल नहीं दिया करें। एक फेल्बेंडाजोल का दवा आता है, उसको देना। काहे कि एल्बेंडाजोल देने से कभी कभी एबॉर्शन होने का चांस है, गर्भपात होता है। और डरना नहीं कि हमारी गर्भवती बकरियां है तो उसको नहीं देना है, उसको भी देना है, लेकिन दवा केवल बदल देना है। तो इस तरह से आप किसान भाई करेंगे तो बहुत सी बीमारी होगी ही नहीं। उनको खान पान ठीक रखेंगे, ये सब करेंगे तो बहुत उनको काफ़ी आमदनी होगा। बच्चे उसके स्वस्थ निकलेंगे, उसका बढ़ोतरी बहुत अच्छी से होगा, बच्चा का संख्या बहुत ज़्यादा होगा और उससे आमदनी उनको काफ़ी बढ़ जाएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है बरखेड़ी जिला भोपाल के कृषक वैभव कुमार ने। यह टपक सिंचाई संयंत्र की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो वैभव कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई प्रणाली यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। न्यायोचित जल प्रबंध से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। बूंद बूंद विधि रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। इसका उचित रखरखाव सिस्टम का जो पद्धति है, इसका अधिकतम दक्षता एवं अनुकूल परिणाम को प्राप्त करने के लिए इसका उचित रखरखाव बहुत ही आवश्यक है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रतिदिन का रखरखाव, प्रति पखवाड़े रखरखाव 15 दिन पर, और मासिक रूप से रखरखाव। तो प्रतिदिन के रखरखाव में पंप चालू करने के बाद इसका प्रेशर इस पद्धति में स्थिर होने देते हैं और इसी बीच हम हाइड्रोसाइक्लोन से ड्रेन वाल्व को ओपन करके और इसके सारे सलरी को बाहर निकाल देते हैं और इसी बीच घूम करके सब मेन से और लेटरल सिस्टम से लीकेज, वाटर का लीकेज चेक करते हैं। यदि लीकेज है तो उसका हम लोग सुधार कर लेते हैं, निदान कर लेते हैं। और जैसे ही अगर प्रेशर स्थिर नहीं हुआ है
तो इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के लिए बाईपास फिल्टर का सहारा लेते हैं। अगर कम प्रेशर है तो उसको एडजस्ट करते हैं, जिससे कि हमारा जिस डिज़ाइन के लिए बना हुआ है, जिस प्रेशर पे डिज़ाइन होना है उस प्रेशर हमें प्राप्त हो जाए, तब इसका सुचारू रूप से काम करना शुरू हो जाता है। इसके बाद केयर मेंटेनेंस में आता है कि घूम घूम करके देख लेते हैं कि सारे ड्रिपर से एक समान रूप से जल अनुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं लैटरल मुड़ा हुआ है, ऐंठा हुआ है, कटा हुआ है, बीच में क्लॉगिंग है, तो उसका भी देखभाल हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही हमारा इरिगेशन समाप्त हो जाता है ड्रिप इरिगेशन पद्धति के माध्यम से, या 5-6 घंटा हम चला लेते हैं लगातार, तो उसके बाद इसका सफाई बहुत आवश्यक होता है। सैंड फिल्टर का प्रॉपर सफाई इसकी उच्चतम दक्षता को निरूपित करता है, सूचित करता है। तो इसका एक फ्लश कर लेते हैं। लेटरल्स और एंड प्लग, लेटरल्स का एंड प्लग और सबमेन का एंड प्लग खोल करके इसको काफ़ी तेज धारा वाले पानी का फ्लो प्रवाहित कर इसकी सफाई कर लेते हैं। तो किसान भाई इसको प्रतिदिन का रख रखाव को फॉलो करेंगे ही, उतना तो करना ही करना है। इसके अलावे सैंड फिल्टर और स्क्रीन फिल्टर का उसका फ्लशिंग आवश्यक हो जाता है। उसके लिए सैंड फिल्टर को क्या करते हैं कि सैंड फिल्टर को खोल करके कुछ ये जो प्रेसिपिटेट्स लवण और छेप जो उसके लेयर, उसके ऊपर बालू के ऊपर जो लेयर जम जाते हैं, ये साधारण फ्लश से दूर नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका ऊपर का ढक्कन खोल देते हैं। खोलने के बाद फ्लो को एडजस्ट करते हैं। इतना फ्लो को एडजस्ट करते हैं जिससे ढक्कन के ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाए। ध्यान रखना चाहिए कि पानी के साथ हमारा बालू नहीं बह रहा हो, क्योंकि ये साधारण बालू नहीं होता, ये क्वार्ट्ज का छोटा छोटा स्फटिक का छोटा छोटा कण होता है, इसको बहने नहीं देना है। इसके बाद क्या करते हैं कि वो ढक्कन के माध्यम से हाथ अंदर डाल करके बालू को ऊपर से नीचे दाएं बाएं हिलाते हैं, जिससे कि उसके ऊपर जो भी लवण और छेप बैठे हुए हैं और प्रवाहित जल के साथ बाहर निकल जाएं। और इतना करने के बाद उसको फिर ढक्कन को कस दिया जाता है और तब वो फिर चालू हो जाता है। इसके बाद स्क्रीन फिल्टर का कैसे सफाई करें, उसको खोल लिया जाता है। खोल करके जाली अंदर से निकाल लेते हैं। जाली के ऊपर और नीचे दोनों तरफ रबर लगा होता है, रबर को बाहर निकाल देते हैं और उसको पानी में हिला डुला करके साफ पानी में अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं। सफाई करते समय उसको ब्रश का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उससे जाली जो है डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो इस तरह से प्रत्येक 15 दिन पे सैंड फिल्टर और स्क्रीन फिल्टर का रख रखाव बहुत ही आवश्यक है, साफ सफाई बहुत आवश्यक है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने पूरे सिस्टम का दक्षता, इफिशियंसी और अनुकूलतम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता को स्क्रीन डिस्क फिल्टर व ड्रिपर की समय समय पर जांच करनी चाहिए और संभव हो तो प्रति सप्ताह फिल्टर की जाली को एक बार साफ करें। चूहों से लेटरल लाइनों की सुरक्षा करें। महीने में एक बार फ्लश वॉल को खोलकर संयंत्र चलावे ताकि जमा लवण निकल जावे। यदि सिंचाई के जल में लवणों की मात्रा अधिक हो तो 6 माह में एक बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल संयंत्र में चलाकर लवण को निष्क्रिय करें। इस दौरान ड्रिपर को पौधों से दूर रखें। ड्रिप स्थापन के समय निर्माता विक्रेता से विस्तृत सिंचाई शेड्यूल की मांग करें। सिंचाई के पानी के साथ रासायनिक खाद एवं दवाइयों का प्रयोग करने के तुरंत बाद पाइपलाइनों को अवश्य साफ करना चाहिए। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। रायपुर किसान मेले में दिखाई गई महत्वपूर्ण जानकारियां, भाग 1। प्याज की फसल को क्षति पहुंचाने वाले रोग और उनका नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आमोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।